Hello everyone. Welcome to Foreigners Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 1st of July 2023. Let's begin today's nursing MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is the blood vessel which supplies the heart is हमारे हार्ट को इनमें से कौन सी ब्लड वेसल ब्लड पहुंचाती है, ब्लड सप्लाई पहुंचाती है? पल्मोनरी, कोरोनरी, कार्डियक, रीनल। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। जब हमारा हार्ट डायस्टोल होता है उस समय इन आर्टरीज के द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज isotonic saline contains amount of NaCl। सिंपली आपसे जो नॉर्मल सेलाइन होता है NS सॉल्यूशन होता है उसमें NaCl का अमाउंट कितना होता है ये आपको पूछा जा रहा है। NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, जिसे सिंपली आप साल्ट कह सकते हैं, नमक कह सकते हैं। 0.9 ग्राम पर डीएल, 9 ग्राम पर डीएल, 4 माइक्रोग्राम पर डीएल, 5 ग्राम पर डीएल। यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है, प्लीज इग्नोर इट। यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर 0.9 ग्राम पर डीएल है। जब भी किसी जगह पर आप मेजरिंग यूनिट में पर डीएल लिखा दिखाई दें तो पर डीएल का मतलब होता है 100 ml के अंदर, 100 ml के अंदर। तो अगर आपको 100 ml पानी में 0.9 ग्राम नमक मिला दें तो इससे नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा, 100 ml वाटर के अंदर अगर आपने 0.9 ग्राम नमक मिला दिया तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम नॉर्मल सेलाइन के रूप में जानते हैं। So 0.9 gram per dl, it is the tonicity of the saline solution. Next question is we feeling is an essential feature of। इनमें से हम की भावना, वी की भावना किस ग्रुप के लिए इसेंशियल है? नेशनैलिटी, रेशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्राइमरी ग्रुप। और प्राइमरी ग्रुप के अंदर हम फैमिली को इंक्लूड करते हैं, यानी सभी फैमिली मेंबर्स में वी की भावना होनी चाहिए, यानी हम लोग साथ हैं, हम लोग एक हैं, ये भावना होनी चाहिए, ये फीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? थ्रॉन्डिक, इवॉन पावलोव, वॉटसन, एर्नॉल्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इवॉन पावलोव। इवॉन पावलोव द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनाइटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इज। अगर किसी फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से संबंधित कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए डायलेटेड सर्विक्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एट्रोपिक वेजिनाइटिस या फिर हॉट फ्लैशेस। The right answer is option C, एट्रोपिक वेजिनाइटिस। मोस्टली मेनोपॉज के बाद में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के परमानेंटली स्टॉप होने के बाद में वुमेन की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण जो
वेजाइना की एपिथीलियम है वो ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है, जिसकी वजह से अ, अ, उस वेजाइनल एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस, इचिंग और सेक्सुअल एक्ट के दौरान वेरी सीवियर पेन देखने को मिलता है, जिसे डिस्पैरेनिया के नाम से जानते हैं। अगर किसी वुमन में ये सभी फाइंडिंग मौजूद हैं, तो ये कंडीशन एट्रोपिक वेजिनाइटिस है और ये एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज chronic renal failure causes all except क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन होने पर इनमें से कौन सी कंडीशन डेवलप नहीं होती? हाइपरटेंशन, डिक्रीज क्रेटिनिन लेवल, हाइपरकैलिमिया, हाइपोकैल्सीमिया। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन होने पर कभी भी आपको क्रिएटिनिन का लेवल कम होते नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ पर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है। किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर जो क्रिएटिनिन है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, वो हमेशा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी फेलियर होने पर हाइपरटेंशन, हाइपरकैलिमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर। जब भी कोई कंडीशन क्रॉनिकली डेवलप होती है तो इसका मतलब है धीरे धीरे डेवलप होने वाली कंडीशन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्यूट रीनल फेलियर में अचानक क्लाइंट में ये डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाती है, यानी कि सडनली ये चीज डेवलप हो जाती है। एक्यूट मींस अचानक होने वाला और क्रॉनिक मींस धीरे धीरे होने वाला, ग्रेजुअली होने वाला। तो अगर किसी क्लाइंट के अंदर जो रीनल फेलियर है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे किडनी अपना काम करना बंद कर रही है, ग्रेजुअली ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज क्रॉनिक रीनल फेलियर कहलाएगा। वहीं अगर किसी क्लाइंट को एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो इसमें अचानक, एग्जाम्पल की बात करें तो अचानक क्लाइंट को कोई ट्रॉमा हुआ, किडनीज ने काम करना बंद कर दिया, ये हो सकता है। या फिर ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसके इफेक्ट के कारण क्लाइंट के नेफ्रॉन्स काम करना बंद कर दें, किडनी काम करना बंद कर दे, तो ये कंडीशन जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर कहलाएगी। यानी अभी तो ठीक काम कर रही थी, अचानक से कुछ हुआ और किडनीज ने काम करना बंद कर दिया, रीनल फेलियर हो गया। So this is the difference between the acute and chronic condition. Remember these terminologies, it will help you. Next question is, which of the following solutions is routinely used to flush an IV device before and after the administration of blood to a patient? किसी भी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूशन से पहले और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद आईवी ट्यूब या आईवी लाइन को फ्लश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए जनरली कौन सा फ्लूइड सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर हेपेरिन सोडियम, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 5% डेक्सट्रोसिन वाटर सॉल्यूशन, स्टेराइल वाटर। सिंपली इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जैसे कि ये आपकी ट्यूब है और ये पेशेंट है जिसमें कैन्युला के थ्रू आपने ये ट्यूब लगा रखी है। जब आप इसे ब्लड प्रोडक्ट देना चाहेंगे, तो अगर इससे पहले कोई मेडिसिन क्लाइंट को एडमिनिस्टर की गई है तो उसका कुछ पार्ट इस ट्यूबिंग के अंदर हो सकता है, जो कि अब जो ब्लड आप चढ़ाने जा रहे हैं उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, ब्लड प्रोडक्ट को चढ़ाने से पहले ही इस ट्यूब को क्लीन कर लेते हैं, ताकि जो ब्लड का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आसानी से हो सके। तो इसके लिए जनरली कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 0.9% सोडियम क्लोराइड। सिंपली कहें तो जो NS सॉल्यूशन आता है उसी से हम ट्यूबिंग्स को फ्लश करने का काम करते हैं। हालांकि जब भी हम ब्लड प्रोडक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए अलग से BT सेट आता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में इसी तरह की डिमांड थी, तो दिस इज द रैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेरी डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम साइकाट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एज। किसी साइकाइट्रिक पेशेंट को साइकाइट्रिक हॉस्पिटल से टेम्परेरी रूप से डिस्चार्ज अगर किया जाता है तो इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करते हैं? पैरोल, एब्सकॉन्ड, टर्मिनेशन, एस्केप। मान लीजिए कोई मानसिक रोगी है, साइकाइट्रिक पेशेंट है, उसे उसके घर में किसी प्रकार के फंक्शन को अटेंड करना जाना है, या फिर उसे कोई रिचुअल्स, रीति रिवाज परफॉर्म करने हैं जिसके लिए हॉस्पिटल से उसे कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है, टेम्परेरी उसे डिस्चार्ज किया जाता है, तो इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन इज करेक्ट। इसे हम पैरोल के नाम से जानते हैं। साइकाइट्रिक पेशेंट्स को साइकाइट्रिक हॉस्पिटल से कुछ दिन की छुट्टी करना, कुछ दिन के लिए फ्री करना, पैरोल शब्द द्वारा डिनोट किया जाता है। इसके अलावा एब्सकॉन्ड शब्द भी यहाँ काफ़ी इस्तेमाल होता है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है हॉस्पिटल को बिना इन्फॉर्म किए हॉस्पिटल से भाग जाना, एब्सकॉन्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस इज। अर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा किस प्रकार का अर्थराइटिस पाया जाता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, या फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थराइटिस की सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है, और इसे हम डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। इट इज अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। इसके अलावा कई बार इसे वियर एंड टीयर अर्थराइटिस के नाम से भी पूछ लिया जाता है। वियर एंड टीयर अर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। द साइन ऑफ सर्कल इन द फीमेल फैमिली जीनोग्राम इंडिकेट्स। फैमिली जीनोग्राम के अंदर जो सर्कल का साइन होता है वो किसे बताता है? मेल को, फीमेल को, चाइल्ड को, या ग्रैंड पेरेंट्स को? जीनोग्राम के अंदर आपने इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स बनी देखी होंगी। यहाँ पर ये जो सर्कल वाली स्ट्रक्चर है ये किसे बताती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर जो राउंड स्ट्रक्चर है, सर्किल लाइक स्ट्रक्चर है, ये फीमेल को बताती है, जबकि स्क्वायर शेप की जो ये स्ट्रक्चर है ये हमेशा मेल को डिनोट करती है। जीनोग्राम होता क्या है इसे जान लेते हैं। किसी भी परिवार के जीनोग्राम को बनाने का मतलब है कि उसकी कम से कम 3 या इससे अधिक पीढ़ियों के बारे में रिलेशनशिप, डेथ, ऑक्यूपेशन, हेल्थ, इलनेस हिस्ट्री को बताना। यानी कि हम किसी जीनोग्राम के द्वारा किसी परिवार की 3 पीढ़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या 3 से अधिक पीढ़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस पीढ़ी में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने डिजीज्ड हैं, कितने हेल्दी हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं, किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सभी जो डिटेल हिस्ट्री होती है इसे हम जीनोग्राम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉयंस रिट्रैक्टर की। डॉयंस रिट्रैक्टर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन प्रोसीजर के दौरान एब्डोमिनल वॉल को
एक तरफ हटाने या रिट्रैक्ट करके होल्ड करने में काम लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी वुमेन की डिलीवरी आप करवा रहे हैं ड्यू टू द सिजेरियन सेक्शन, तो इस सिचुएशन में इस वुमेन के लोअर एब्डोमिनल पार्ट में इस प्रकार से आप कट लगाएंगे, तो सिजेरियन सेक्शन में जो कट लगा है, अब ये जो स्किन है, इसे एक तरफ होल्ड करने के लिए, एक तरफ खींच कर रखने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसे डॉयंस रिट्रैक्टर कहते हैं। जब आप ऊपर वाली स्किन और मसल्स को यहाँ से पकड़कर इस प्रकार से दूर खींच कर रखेंगे, तभी तो अंदर मौजूद यूट्रस तक आप पहुंच पाएंगे और फिर उसे काट कर बच्चे को बाहर निकाल पाएंगे, यानी एलएससीएस प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो अपर एब्डोमिनल वॉल और मसल्स को खींच के रखने के लिए जो रिट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली एलएससीएस प्रोसेस के अंदर, उसे हम डॉयंस रिट्रैक्टर के रूप में जानते हैं। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा, बेसिक बट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client admitted to the hospital has edematous ankle. What should the nurse do to best reduce edema of lower extremities? आपके पास हॉस्पिटल में ऐसा पेशेंट आया है जिसके एंकल एरिया के अंदर सूजन है, यानी कि पैर का जो नीचे वाला हिस्सा है, एंकल वाला पार्ट है, उस जगह पर एडिमा है। तो आप क्लाइंट की लोअर एक्सट्रीमिटी में एंकल एरिया की इस एडिमा को कम करने के लिए सबसे बेस्ट एक्शन एज अ नर्स कौन सा ले सकते हैं? Restrict fluids, elevate legs, apply elastic bandages, do range of motion exercises. पेशेंट के पैर के नीचे हिस्से में सूजन है, उसे कम करने के लिए एज अ नर्स हमारे द्वारा जो बेस्ट एक्शन लिया जाएगा वो है ऑप्शन टू, एलिवेट द लेग्स। मान लीजिए पेशेंट का ये पैर है और पैर में इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा एडिमा है, ये हिस्सा एडिमेटस है, एंकल एरिया में एडिमा है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के पैर को थोड़ा-सा इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठाकर रखेंगे, जिससे कि जो यहाँ पर मौजूद फ्लूइड है, वो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ जाने लगेगा, शिफ्ट होने लगेगा और क्लाइंट के इस एरिया में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन था, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा, क्लाइंट की सूजन भी ठीक हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब हम क्लाइंट की अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को, जिसमें एडिमा थी, उसे हल्का-सा ऊपर कर देते हैं, तो ग्रेविटी के कारण वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ जाता है और क्लाइंट में एडिमा कम होने लगती है। दिस इज द बेस्ट एक्शन। क्लाइंट को पानी पीने से मना करना, फ्लूइड लेने से मना करना, ये सही एक्शन नहीं है। इलास्टिक बैंडेजेस को अप्लाई करने के लिए हमें डॉक्टर की परमिशन की आवश्यकता रह सकती है और रेंज ऑफ मोशन की जो एक्सरसाइज है, उसके लिए उसका इस सिचुएशन में बहुत ही कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। So option B is correct here. Next question is, tubes and catheters are disinfected with. इनमें से किस सब्सटेंस के द्वारा हम ट्यूब्स और कैथेटर्स को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? ग्लूट्रेल्डिहाइड, 1% हाइपोक्लोराइड, फॉर्मेलिन या फिर कॉर्सोलेक्स? The correct answer is option A, ग्लूट्रेल्डिहाइड। 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड के द्वारा हम ट्यूब्स और कैथेटर लाइक इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, यानी इन्फेक्शन फ्री कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी कंफर्म द पोजीशन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर इंसर्शन? इनमें से किस मेथड के द्वारा हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के पोजीशन को, प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं? Option A, by dipping tip of the tube in bowl of water. Option B, pushing some air and auscultation. Option C, X-ray. Option D, all of the above. किसी क्लाइंट के नोज से एक प्लास्टिक ट्यूब को इंसर्ट करके उसे स्टमक तक पहुंचाया जाता है,
ताकि हम क्लाइंट को, जो कि ओरल रूट से खाना नहीं खा सकता, मेडिसिन नहीं ले सकता, उसे डायरेक्टली ट्यूब द्वारा फीडिंग स्टमक तक पहुंचाई जा सके। या फिर अगर कोई पॉइजन खाकर पेशेंट आया है तो इस ट्यूब को इंसर्ट करके उसके स्टमक में मौजूद सारे पॉइजन को सक करके बॉडी से बाहर निकाला जा सके। इन उद्देश्यों के साथ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को लगाया जाता है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को लगाने के बाद यानी इंसर्ट करने के बाद नोस्ट्रिल से स्टमक तक पहुंचाने के बाद में हम इस चीज का असेसमेंट करते हैं कि ये ट्यूब क्लाइंट के स्टमक तक पहुंच गई है, स्टमक में ही है, कहीं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो नहीं चली गई। इस चीज को कंफर्म करने के लिए ये सभी मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का वह हिस्सा जो कि पेशेंट की बॉडी से बाहर है, उसे एक बाउल जिसमें आपने पूरा पानी भर रखा है उसके अंदर डुबोएंगे, तो क्लाइंट इसके अंदर से आपको एयर का एक्सक्रीशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस ट्यूब के इस सिरे को जब आपने पानी से भरे हुए बाउल के अंदर डिप किया, तो अगर उससे पानी के बुलबुले निकलते हैं तो इसका मतलब है ट्यूब का सही प्लेसमेंट नहीं है, ट्यूब लंग्स के अंदर गई है, तो आपको तुरंत इसे निकाल कर दोबारा से कोशिश करनी होगी। तो एक मेथड ये हो गया। उसके बाद इस ट्यूब के सिरे पर आप एक बड़ी सिरिंज को कनेक्ट करके आप यहाँ से एयर पुश करेंगे और क्लाइंट के एब्डोमेन एरिया में स्टमक के पास जिस जगह पर ये ट्यूब इंसर्ट की गई है वहाँ स्टेथोस्कोप रखकर हुजिंग साउंड को सुनेंगे। जैसे ही नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में एयर पुश की जाएगी, ये एयर अंदर पहुंचेगी और क्लाइंट के इस एरिया में हुजिंग साउंड सुनाई देगा। अगर ये साउंड सुनाई देता है इस एरिया से पर्टिकुलरली, तो इसका मतलब है ट्यूब सही जगह पर प्लेस की गई है। सबसे बेस्ट कंफर्मेशन का मेथड होता है एक्सरे मेथड, क्योंकि इस ट्यूब को प्लेस करने के बाद जब आप इसका एक्सरे लेते हैं तो इसके ऊपर लगे रेडियो ओपेक सब्सटेंस के कारण ये एक्सरे फिल्म पर सही तरीके से दिख जाती है और इसकी सही लोकेशन हमें मिल जाती है। सो ऑल दीज मेथड्स आर करेक्ट टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसके अलावा आप चाहें तो क्लाइंट के स्टमक का कंटेंट एस्पायरेट करके उसकी पीएच भी चेक कर सकते हैं। अगर ट्यूब सही तरीके से स्टमक के अंदर इंसर्टेड है तो यहाँ जो कंटेंट निकलेगा उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि होंगे और इसकी वजह से जो पीएच है वो अराउंड 2.5 के आसपास होगी। तो इसका मतलब है कि सही हमने नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्लेसमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client with history of dysrhythmias is to wear a Holter monitor for 24 hours on an outpatient basis. What should the nurse teach the client to do while wearing the monitor? किसी डिसइरिथमिया से सफरिंग पेशेंट को आउट पेशेंट बेसिस पर 24 घंटे लगातार होल्टर मॉनिटर पहनने की सलाह दी जाती है। इस हॉल्टर मॉनिटर को पहनने के साथ ही हम क्लाइंट को क्या टीचिंग देंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? ऑप्शन वन, डिसकंटिन्यू मेडिकेशंस। ऑप्शन टू, अवॉइड यूजिंग माइक्रोवेव ओवन। ऑप्शन थ्री, कीप अ रिटन अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज। ऑप्शन फोर, रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर पीरियोडिकली। जब भी किसी क्लाइंट की हार्ट रिदम डिस्टर्ब होती है यानी कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो ये कंडीशन डिसरिथमियास की के रूप में जानी जाती है। और क्लाइंट में जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें ईसीजी टेस्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट करवाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर हमें किसी क्लाइंट में डिसरिथमियास का डीप डिटेल स्टडी चाहिए तो हमें पूरे 24 घंटे की ईसीजी चाहिए होती है। यानी कि 24 घंटे में क्लाइंट की हार्ट की पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की एबनॉर्मल रिदम है या क्या एक्टिविटी करने में उसे डिसरिथमियास कंडीशन हो रही है। इस चीज की पूरी स्टडी 24 आवर्स की ईसीजी के साथ हम कर सकते हैं। और किसी भी क्लाइंट में 24 घंटे की ईसीजी प्रोसेस को रिकॉर्ड करना हम हॉल्टर मॉनिटरिंग के रूप में जानते हैं। और जिस डिवाइस की मदद से हम 24 घंटे की लगातार ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं उसे हॉल्टर मॉनिटर डिवाइस के रूप में जानते हैं।
इस डिवाइस को क्लाइंट के गले के अंदर पहना दिया जाता है इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई पेशेंट है जिसमें हार्ट डिजीज है। अब इस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, गले के अंदर इस प्रकार से माला के रूप में ये डिवाइस पहना देंगे, जो चेस्ट एरिया के पास इस प्रकार से पड़ा रहेगा। अब इससे जो लीड्स निकली रहेंगी उससे क्लाइंट के चेस्ट एरिया पर हम फिक्स कर देंगे, और अब क्लाइंट को हम फ्री कर देंगे कि आप अपने दिन का जो भी रूटीन है, ऑफिस जाना है, जो भी काम करना है उसे परफॉर्म करिए, और ये डिवाइस, ये हॉल्टर मॉनिटर पूरे दिन आपकी हार्ट की एक्टिविटी को नोट करता रहेगा। इसके साथ ही हम क्लाइंट को एक विशेष इंस्ट्रक्शन ये देना चाहते हैं, ये टीचिंग देते हैं कि जब भी आप किसी एक्टिविटी को करने के बाद ये महसूस करें कि आपके हार्ट की जो रिदम है डिस्टर्ब हुई है, डिसरिथमिया कंडीशन डेवलप हुई है, तो तुरंत अपने पास एक डायरी और पेन रखें, उसमें समय, एक्टिविटी और टाइप ऑफ फीलिंग रिकॉर्ड कर दें। जैसे कि आपको सीढ़ी चढ़ते समय अचानक से तेज हार्ट बीट महसूस हुई, ये किस समय हुआ, उस समय को मेंशन करके नोट कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपका डॉक्टर 24 घंटे की ईसीजी रीडिंग को एनालाइज़ करेगा, तो जिस जगह पर ईसीजी चेंजेस हुए हैं और वो किस एक्टिविटी को करने में हुए हैं, इस चीज़ को ऐड करके आपका परफेक्ट डायग्नोसिस, यानी आपको कौन से टाइप की हार्ट डिज़ीज़ है, इसे आसानी से पता किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्लाइंट को कहेंगे कि आप अपने पास सारा दिन की एक्टिविटी का रिटर्न अकाउंट रखें, लिखित हिसाब-किताब रखें कि आपने पूरे दिन में ये एक्टिविटी की और इस समय इस एक्टिविटी के बाद आपको इस प्रकार की एब्नॉर्मल हार्ट रिदम फील हुई थी, डिसरिथमिया महसूस हुआ था। होपफुली अब आप समझ गए हैं कि हॉल्टर मॉनिटर और हॉल्टर मॉनिटरिंग डिवाइस क्या काम करता है। जब भी हम क्लाइंट में होल्डर मॉनिटरिंग करते हैं तो दवाइयों को डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता। क्लाइंट की जो मेडिसिन चल रही हैं उसे उसे रेगुलर टाइम पर लेते रहना है। क्लाइंट माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल कर सकता है, उससे बना खाना खा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइंट के ब्लड प्रेशर को लगातार रिकॉर्ड करने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 76 में, 86 में, 70 में या 92 में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1976 में। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1976 में, 1976 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेप्ट। इनमें से एस्ट्रोजन का फंक्शन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, कॉज ब्रेस्ट ग्रोथ, ये ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाता है। ऑप्शन बी, इंक्रीज फॉलिकल डेवलपमेंट, ये फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है। ऑप्शन सी, कॉजेज इनहिबिशन ऑफ एफएसएच, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करवा देता है। या फिर ऑप्शन डी, लोअर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट को घटा देता है। Excuse me. The right answer of this question is option D. जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो कभी भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता कहाँ से। एस्ट्रोजन हार्मोन जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं उसकी थीका सेल से सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसका जो सिक्रीशन है वो ओवेरियन फॉलिकल्स की थीका सेल द्वारा किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, थीका सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, थीका सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें मेंटेन करता है, उनका डेवलपमेंट करवाता है। अगर किसी फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगे तो उसके अंदर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स जो हैं, वो सभी कम डेवलप्ड होने लगेंगे या उनका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जैसे कि ओल्ड एज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण एट्रोपिक वेजाइटिस कंडीशन देखने को मिलती है। एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी बढ़ाया जाता है। सो अगर एस्ट्रोजन की कमी हो तो ब्रेस्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा ये प्रोटीन के निर्माण में भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में। एस्ट्रोजन के कारण जो बॉडी की ग्रोथ है वो भी अच्छी रहती है। इसके अलावा फीमेल्स में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम भी इस हार्मोन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद इविंग सार्कोमा, विच सिम्टम वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू दिस ट्यूमर्स लोकेशन। इनमें से इविंग सार्कोमा कंडीशन होने पर कौन सा सिम्टम होने देखने को मिलेगा? इविंग सार्कोमा होने पर कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? ऑप्शंस आर हेमीप्लेजिया, अफेजिया, नॉजिया, बोन पेन। जब भी आप सार्कोमा शब्द सुनेंगे तो इससे आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये बोन से संबंधित कैंसर है। तो बोन कैंसर के अंदर बोन से रिलेटेड सिम्टम होगा, तो यहाँ पर क्लाइंट को बोन पेन देखने को मिलेगा। इविंग सार्कोमा के अंदर बोन्स प्रभावित होती हैं जिससे बोन के अंदर क्लाइंट को पेन फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज। इनमें से ओव्यूलेशन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, facilitate their maturation during embryonic development. ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखिएगा, ओव्यूलेशन के दौरान ग्राफियन फॉलिकल्स फट जाती हैं और यहाँ से oocyte रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, जो कि कंसेप्शन के लिए अब तैयार है। So, rupture of Graafian follicles and excretion of oocyte is known as ovulation. Next question is, an infant weighs 7 pounds at birth. The expected weight by 1 year should be. किसी बच्चे का जन्म के समय वजन 7 पाउंड था, 1 साल की उम्र में ये लगभग कितना हो जाएगा? 10 pounds, 12 pounds, 18 pounds, 21 pounds. The correct answer is option D. हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी बच्चे का जन्म के समय जितना वजन होता है, बॉडी वेट होता है, वो 5 मंथ्स पर, 5 महीने की उम्र पर लगभग डबल हो जाता है। और जब बच्चे की उम्र 1 ईयर की होती है, 1 साल की होती है, तो ये बॉडी वेट 3 गुना हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर दिया गया था कि बच्चे का जन्म के समय जो वज़न था, वो 7 पाउंड था। तो 5 मंथ्स की एज पर ये 14 पाउंड्स हो जाएगा और 1 साल की उम्र पर ये हो जाएगा 21 पाउंड्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। एक चीज़ आप चाहें तो और नोट कर सकते हैं, पाउंड को हम एलबीएस में लिखते हैं। पाउंड को हम एलबीएस में लिखते हैं और 1 पाउंड जो होता है, वो करीबन 453 ग्राम्स के आसपास होता है। 453
3.59 ग्राम्स के आसपास होता है, एग्जैक्टली कहें तो 1 पाउंड 450 ग्राम के आसपास होता है। तो आप रफली ये याद रखिएगा कि 1 केजी में लगभग 2 पाउंड होते हैं। इससे रफली आप याद रख सकते हैं। कई बार ये चेंजिंग यूनिट्स जो आती हैं पूछ ली जाती हैं। कई बार इस तरह के जो ड्रग डोज कैलकुलेशन में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। सो याद रखिएगा 1 पाउंड इक्वल्स 453 ग्राम्स। Next question is, which one of the following patients falls into the category of emergent care? This question is from Triage. आपको इनमें से उस पेशेंट का सिलेक्शन करना है जो कि emergent केयर के लिए एलिजिबल हो। ऑप्शंस आर, अ पेशेंट एडमिटेड विद सिंपल फ्रैक्चर ऑन द आर्म, किसी व्यक्ति को हाथ में सिंपल फ्रैक्चर हुआ हो। ऑप्शन बी, अ पेशेंट इज एडमिटेड विद एब्डोमिनल पेन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें एब्डोमिनल पेन हो। ऑप्शन सी, अ पेशेंट एडमिटेड विद चेस्ट पेन, डिस्पनिया एंड डायफोरेसिस, ऐसा कोई पेशेंट जिसमें चेस्ट पेन, डिस्पनिया और डायफोरेसिस जैसी कंप्लेंट्स हो। ऑप्शन डी, अ पेशेंट विद कफ एंड टेम्परेचर ऑफ 101, ऐसा पेशेंट जिसमें 101 डिग्री बुखार है और कफिंग हो रही है। इनमें से किस पेशेंट को इमरजेंट केयर कैटेगरी में रखना चाहेंगे आप? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जिससे चेस्ट पेन हो, सीने में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है यानी डिस्पनिया हो रहा है, और उसे अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, डायफोरेसिस हो रहा है, तो ये तीनों ही लक्षण देखकर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके अंदर हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने की संभावना बन रही है। तो हमें ऐसे पेशेंट को सबसे पहले केयर देनी है अकॉर्डिंग टू ट्राइज। ट्राइज में इमरजेंट केयर उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें लाइफ जाने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, यानी डेथ होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद मेन प्रोडक्ट कौन सा बनता है ये आपको बताना है। आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर होता है। एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अब इस प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, तो इसके अंदर से यूरिया जैसे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, जो कि यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। सो यूरिया इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड इट इज मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज और यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओव्यूलेशन अकर्स, इनमें से ओव्यूलेशन किस समय पाया जाता होता है? फीमेल्स में ओवम का रिलीज यानी ओव्यूलेशन किस समय होता है ये आपको एग्जैक्ट बताना है। ऑप्शन ए, 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 दिन पहले। ऑप्शन बी, 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के शुरू होने के 1 सप्ताह बाद। ऑप्शन सी, 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल से 1 सप्ताह पहले। ऑप्शन डी, 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिनों बाद। When the ovulation occurs, this is the basic and important question, previous exam में इसे पूछा गया है। Yes, exactly, option A is correct here. नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के 14 दिनों पहले ओव्यूलेशन होता है। सिंपली हम क्या मानकर चलते हैं, किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 से लेकर 35 दिनों के बीच का होता है, यानी कि ब्लीडिंग शुरू होने से लेकर नेक्स्ट ब्लीडिंग होने तक के बीच का समय
एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है और इसमें 28 से 35 दिन लगते हैं। ज़्यादातर वुमेन्स के अंदर 28 दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हुई यानी ये 0 डे था और यहाँ पर 28 डेज़ कंप्लीट हुए और फिर इसके बाद में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ये 28 दिन का एक साइकिल है। तो जब ये ब्लीडिंग शुरू होगी इस जगह पर उससे 14 डेज़ पहले यानी कि -14 डेज़ पहले यानी कि इस जगह पर ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो 28 दिन के पीरियड में नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज़ पहले यानी कि 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। अब मान लीजिए किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 35 डेज़ का है, 35 दिनों का है, तो इसमें ओव्यूलेशन किस दिन होगा ये आप बताइएगा? 28 दिनों में तो आपने गैस कर लिया कि 14th डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 डेज़ पहले हो रहा है, लेकिन अगर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पीरियड ही 35 दिनों का हो, तो किस दिन ओव्यूलेशन होगा? इसे कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, जितने भी दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उनमें से 14 दिनों को घटा दीजिए। तो जब आप 35 में से 14 को माइनस करेंगे, 14 को घटाएँगे, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 21 डेज़ यानी कि 21वें दिन ओव्यूलेशन होगा और अगर 21वें दिन ओव्यूलेशन के दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, तो संभावना है कि वुमन कंसीव कर जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो याद रखिएगा जितने भी दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें से 14 डेज को आप अगर माइनस कर देंगे तो वो ओव्यूलेशन डे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 C's कफिंग चॉकिंग एंड unexplained cyanosis during feeding is associated with। इन चारों में से किस कंडीशन के होने पर क्लाइंट में कफिंग चॉकिंग साइनोसिस जैसी फाइंडिंग्स पाई जाती हैं? ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, GERD। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला जैसी कंडीशन है तो उसमें फीडिंग के दौरान कफिंग चॉकिंग और साइनोसिस यानी 3 C's फाइंडिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बच्चा है, बच्चे का माउथ है और ये उसकी ईसोफेगस है जो कि आगे स्टमक में जा रही है। अब इस ईसोफेगस के आगे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। जब हम फूड सब्सटेंस को खाते हैं तो ये फूड सब्सटेंस सीधा हमारी स्टमक के अंदर जाना चाहिए, लेकिन किसी एब्नॉर्मलिटी के कारण ये ईसोफेगस इस ट्रैकिया से जुड़ी हो यानी कि इनके बीच में यहाँ पर एक एब्नॉर्मल ओपनिंग हो, फिस्टुला हो। तो अब जब क्लाइंट खाना खाएगा या मिल्क का इंजेक्शन करेगा, बच्चा दूध पिएगा, तो ये जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, ये ईसोफेगस की बजाय ट्रैकिया में एंट्री ले लेगा और यहाँ से उस बच्चे के लंग्स तक पहुँच जाएगा। और जैसे ही बच्चे के लंग्स के अंदर ये मिल्क जाएगा, तो उसके अंदर कफिंग शुरू हो जाएगी यानी बच्चे को खाँसी आएगी जो कि एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, वो मिल्क को लंग्स से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसके अलावा बच्चे में चॉकिंग होने लगेगी, उसकी साँस लेने में उसे दिक्कत होने लगेगी बिकॉज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मिल्क फँस गया है और बच्चे में साइनोसिस जैसी कंडीशन होगी क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है यानी उसके जो हाथ-पाँव हैं वो नीले पड़ने लगेंगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फीट्स होने लगेगा, ये चीज़ साइनोसिस है। तो किसी भी बच्चे में ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में फिस्टुला है यानी कि एब्नॉर्मल कनेक्शन है, जिसकी वजह से जो फूड सब्सटेंस है वो ईसोफेगस में न जाकर ट्रेकिया में जाने लग जाएगा, जिसकी वजह से उसमें कफिंग, चॉकिंग, साइनोसिस जैसी फाइंडिंग हो, तो ये चीज़ ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट एप्लीकेशन कॉजेज। अगर किसी क्लाइंट में आपने हॉट एप्लीकेशन दी है, हॉट एप्लीकेशन अप्लाई की है, तो उसमें कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, ऑप्शन सी इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑप्शन डी ये सभी।
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी किसी क्लाइंट को हम हॉट एप्लीकेशन देते हैं यानी कि गर्म पानी से सेक करते हैं, तो उनकी जो पेरिफेरी एरिया की ब्लड वेसल्स हैं या कोई किसी भी एरिया की ब्लड वेसल्स हैं, उनका जो डायमीटर होता है, उनका जो आकार हो जाता है, वो कुछ बढ़ जाता है, यानी कि डायलेशन उनके अंदर देखने को मिलता है। किसी भी बॉडी पार्ट में जब आप गर्मी लगाएँगे यानी कि हीट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स हैं, वो अपने आकार में बढ़ जाएँगी, उनमें डायलेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है, वो भी बढ़ जाती है। कैपिलरी परमिएबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि ये कोई ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर अपना ब्लड, प्लाज़्मा आदि फ्लो कर रहे हैं। अब अगर ब्लड सेल्स या प्लाज्मा इस ब्लड वेसल से निकलकर बाहर आ जाए, तो ये परमिएबिलिटी कहलाता है। यानी किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का ब्लड वेसल के अंदर और ब्लड वेसल से बाहर आना परमिएबिलिटी है। हिंदी में इसे पारगम्यता कहते हैं। तो जब हम किसी क्लाइंट में हीट अप्लाई करते हैं, हॉट एप्लीकेशन देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड वेसल से आसानी से अंदर और बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा हीट एप्लीकेशन देने पर जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो भी बढ़ जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement by an older adult must strongly support the nurse's conclusion that the client is impacted with stool? किसी ओल्ड पेशेंट के द्वारा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कहने पर आप एज अ नर्स ये अनुमान लगाएंगे कि क्लाइंट फीकल इंफेक्शन से ग्रसित है, इम्पैक्ट विथ स्टूल से ग्रसित है? ऑप्शन वन, आई हैव अ लॉट ऑफ गैस पेन्स, मुझे बहुत ज़्यादा गैस के कारण दर्द होता है। ऑप्शन टू, आई डोंट हैव मच ऑफ एन एपेटाइट, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। ऑप्शन थ्री, आई फील लाइक आई हैव टू गो एंड जस्ट कांट, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे फीसेस या स्टूल पास करने के लिए जाना है, लेकिन मैं इनसे पास नहीं कर पाता। ऑप्शन फोर, आई हैवेंट हैड अ बाउल मूवमेंट फॉर सेवरल डेज, मैंने कई दिन से स्टूल पास नहीं किया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फीकल इम्प्लीकेशन कंडीशन को बताता है यानी कि इम्पैक्ट विथ स्टूल कंडीशन को बताता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। अगर आपका पेशेंट ये कहे कि उसे स्टूल पास करने की अर्ज तो होती है, इच्छा तो होती है, लेकिन जब वो स्टूल पास करने के लिए जाता है, तो वो स्टूल पास नहीं कर पाता, यानी क्लाइंट में सीवियर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गई है। अब वो चाहकर भी स्टूल को पास नहीं कर पा रहा, तो इस ये स्टेटमेंट यही बताएगा कि क्लाइंट इज इम्पैक्टेड विथ स्टूल, यानी फीकल इम्प्लीकेशन कंडीशन हो चुकी है क्लाइंट को। अगर क्लाइंट आपसे ये कहे कि उसकी इच्छा होती है कि स्टूल पास कर ले, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पाता, तो ये कंडीशन फीकल इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट विथ स्टूल कंडीशन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन वन के अंदर कहा गया है कि आई हैव लॉट ऑफ गैस पेन्स, मुझे गैस के कारण काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पर जो गैस है, फ्लचुरेंस है, ये बेसिकली इमोबिलिटी के कारण होती है, ना कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। सो इट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। ऑप्शन टू के अंदर कहा गया है कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, तो ये कंडीशन किसी और वजह से भी डेवलप हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक कॉन्स्टिपेशन इसका कारण हो सकता है, लेकिन दूसरी कई वजह हैं जो एपेटाइट को कम करवा सकती हैं, तो हमने इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन को सही नहीं माना। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है कि क्लाइंट कहता है कि मैंने कई दिन से बाउल मूवमेंट नहीं किया है, स्टूल पास नहीं किया है। तो ये चीज़ कुछ लोगों में एक पैटर्न के रूप में चली आ रही होती है। हो सकता है कुछ लोगों में जो बाउल मूवमेंट है अल्टरनेटिव डेज़ पर हो, तो जो ड्यूरेशन ऑफ बाउल मूवमेंट है उसके बिहाफ़ पर हम फीकल इम्प्लीकेशन कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो फाइनली हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। Next question is a screen test for detection of human
immunodeficiency virus reveals a positive ELISA test. Which test will be used to confirm the diagnosis of HIV? इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस टेस्ट का सिलेक्शन करना है जो कि HIV डिजीज के कंफर्मेशन में उपयोग किया जाता है। सिंपली कहें तो आपने किसी पेशेंट में स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया, एलाइजा टेस्ट कराया, आपको डाउट था कि इस पेशेंट को एचआईवी हो सकता है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आया, तो अब इस पेशेंट को एचआईवी है या नहीं, इस चीज को कंफर्म पता करने के लिए कौन सा दूसरा टेस्ट करवाया जाता है? ऑप्शन ए रैपिड इम्यूनो प्रिसिपिटेशन एसे, ऑप्शन बी P24 लेवल्स, ऑप्शन सी lymphocytes, ऑप्शन डी indirect immunofluorescence assay. The correct answer is option B P24 levels. HIV डिजीज को कंफर्म करने के लिए P24 लेवल्स का असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज flexion posture that indicate severe impairment of the cerebral functioning is. इनमें से उस फ्लेक्शन पोस्चर को आप सेलेक्ट करें जो कि सेरेब्रल एरिया के इम्पेयर होने को बताता है। फिर से समझिएगा, आपको इसमें से उस बॉडी पोस्चर का सिलेक्शन करना है जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स फ्लेक्स्ड रहते हैं यानी फोल्ड हुए रहते हैं, और इस प्रकार के पोस्चर को देखकर आप बता सकते हैं कि ब्रेन का सेरिब्रल पार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, इससे क्लाइंट ने इस प्रकार का पोस्चर बना रखा है। क्या ये डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग है, डिकॉर्टिकेट है, ओपिस्थोटोनस है या फिर ट्रेंडलनबर्ग है? यहाँ पर जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दी गई है, ये हम शॉक पेशेंट्स को देते हैं जिसमें क्लाइंट का जो हेड वाला पार्ट होता है उसे लेग वाले पार्ट की तुलना में थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है, जिससे कि ग्रेविटी के कारण जो फ्लूइड का रिटर्न है वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है और क्लाइंट की कंडीशन बेहतर होने लगती है। सो ये यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। ऑपिस्थोटोनस एक धनुषाकार कंडीशन होती है, मतलब कि जैसे किसी क्लाइंट को टिटनेस डिजीज हो गया तो उस पेशेंट की जो बॉडी है मसल्स में स्पाज्म आने के कारण कुछ धनुष के आकार की हो जाती है, जैसे कि बैकवर्ड आर्चिंग बोल सकते हैं आप, यानी क्लाइंट का जो शरीर है पीछे की तरफ कमर वाले हिस्से से इस प्रकार से मुड़ने लगता है, वो आर्च बना देता है। इसे हम ओपिस्थोटोनस पोजीशन या धनुषाकार पोजीशन या चक्रासन वाली स्थिति कह सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है। फाइनली दो टर्म जो आपस में यहाँ रिलेटेड हैं वो है डीसेरेब्रेट और डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, अगर ये पेशेंट अपने हाथों को अपने चेस्ट एरिया की तरफ इस प्रकार से फोल्ड करके रखे, छाती के पास चिपका कर रखे, तो इस पोस्चरिंग को हम डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग के नाम से जानते हैं। और अगर यही पेशेंट अपने हाथों को इस प्रकार से बाहर की तरफ मोड़ कर रखता है, तो इस प्रकार की पोस्चरिंग को हम डीसेरेब्रेट टाइप की पोस्चरिंग का नाम देते हैं। दोनों ही ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी को डिनोट करती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उस फ्लेक्शन वाली पोजीशन का नाम आपको बताना है जो कि ब्रेन के या सेरिब्रल पार्ट के सही तरीके से काम करने को नहीं बताती है। देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा, क्योंकि डाइकॉर्टिकेट वाले पोस्चर के अंदर क्लाइंट के जो हाथ हैं वो चेस्ट एरिया की तरफ बिल्कुल इस प्रकार से फोल्ड किए रहते हैं, फ्लेक्स किए हुए रहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। इनमें से उस एकमात्र आर्टरी का नाम आप सेलेक्ट करें जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हो। पल्मोनरी, हिपैटिक, गैस्ट्रिक, रीनल। हम
इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी हैं, वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एक अपवाद है, एक एब्सेक्शन है और हमें उस एक्सेप्शनल आर्टरी का नाम बताना है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, उसे लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिएगा, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम से निकलकर लंग्स तक जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इस आर्टरी के द्वारा हार्ट के राइट एट्रियम से ब्लड को ले जाकर लंग्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड थ्रू। इन चारों ऑप्शंस में से किस टेस्ट द्वारा आप यूरिन में मौजूद बाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हे टेस्ट, बेनेडिक्ट, फेलिंग्स, कोल टेस्ट। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। कोल्ड टेस्ट और हॉट टेस्ट के द्वारा हम यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन तो नहीं मौजूद है, इस चीज का असेसमेंट करते हैं। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, इसकी प्रेजेंस को यूरिन में आइडेंटिफाई करने के लिए कोल्ड टेस्ट या हॉट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बेनेडिक्ट और फेलिंग्स जो टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट यूरिन के अंदर शुगर तो नहीं, इस चीज को पता करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज यूज टू डिटेक्ट यूरिन शुगर। यूरिन में शुगर तो नहीं है, इस चीज का इससे पता चलता है। तो फाइनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हे टेस्ट के द्वारा हम यूरिन में बाइल साल्ट तो नहीं मौजूद है, बाइल तो नहीं मौजूद है, इस चीज का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a severely burned client has been hospitalized for 2 days. Until now, recovery has been uneventful, but the client begins to exhibit extreme restlessness. What does the nurse conclude the client is most likely developing? आपके पास एक सीवियरली बर्न क्लाइंट है, यानी कि बहुत बुरी तरह से जला हुआ एक पेशेंट है और इसे आपने 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया था। 2 दिन से आप इस पेशेंट की केयर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक क्लाइंट जो है एक्सट्रीमली, यानी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस होने लगता है, उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम फील होने लगती है। अब इस पेशेंट में ये कंडीशन किस वजह से डेवलप हो रही है, ये आपको बताना है। सीवियरली बर्न पेशेंट है, 2 दिन से ठीक चल रहा था ट्रीटमेंट, अचानक से पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। इट इज ड्यू टू किडनी फेलियर, फ्लूइड ओवरलोड, सेरिब्रल हाइपोक्सिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेरिब्रल हाइपोक्सिया। सेरिब्रल का मतलब हो गया ब्रेन सेल्स और हाइपोक्सिया मींस सेल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाना, यानी क्लाइंट की जो सेरिब्रल एरियाज की सेल हैं, ब्रेन के आसपास की सेल्स हैं, उन तक ऑक्सीजन का लेवल जितना होना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे क्लाइंट के अंदर रेस्टलेसनेस डेवलप हो रही है। देखिएगा, हमारा जो ब्रेन होता है ये प्योर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर अपना काम परफॉर्म करता है, यानी कि अगर इसे प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन के नहीं मिलने पर ये कंडीशन सेरिब्रल हाइपोक्सिया के रूप में जानी जाती है। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाता है ब्रेन की सेल्स तक ऑक्सीजन को प्रॉपरली पहुंचाने में। इससे हमारा कॉग्निटिव लेवल और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है प्रभावित होता है और हमें रेस्टलेसनेस फील होने लगती है। सो इस वजह से क्लाइंट के अंदर ये इवेंट देखने को मिला है।
अगर यहाँ पर ऑप्शन 1 की बात की जाए कि बर्न पेशेंट के अंदर अगर किडनी फेलियर होता, तो इससे क्लाइंट के अंदर लगातार कंफ्यूजन और लेथार्जिक नेचर देखने को मिलता है, यानी कंफ्यूजन में रहता क्लाइंट और उसे लंबे समय तक थकान का अनुभव होता, क्योंकि उसके बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं, किडनी ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है। ऑप्शन 2 के अंदर फ्लूइड ओवरलोड कंडीशन दिया गया है, जो कि हो ही नहीं सकता। बर्न पेशेंट को हमेशा आप हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन के अंदर देखेंगे ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। यहाँ पर कभी भी फ्लूइड ओवरलोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर क्लाइंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप होती है, तो ये क्लाइंट्स जो हैं लेथार्जिक देखने को मिलेंगे, ना कि रेस्टलेस। लेथार्जिक का मतलब है थका हुआ व्यक्ति और रेस्टलेस का मतलब है बेचैन व्यक्ति, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाता है? ओ, ए बी, ए बी, सार्वग्राही ब्लड ग्रुप। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, यानी वो किसी भी व्यक्ति से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ले सकता है आवश्यकता पड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। इनमें से किस पर्पस के लिए ओटीए टेस्ट किया जाता है, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट किया जाता है? अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल पता करने के लिए, पीएच ऑफ वाटर पता करने के लिए, टर्बिडिटी ऑफ वाटर पता करने के लिए, या फिर इन सभी पर्पस के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल को पता करने के लिए। जब भी हम वाटर को प्योर करना चाहते हैं, उसे ड्रिंकेबल बनाना चाहते हैं, उसे साफ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्लोरीन मिलाया जाता है। इसे हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर प्रोसेस के रूप में जानते हैं। अब क्लोरीनेशन के बाद जो वाटर है, उसमें कितना फ्री अवेलेबल क्लोरीन मौजूद है, या फिर इसमें कितना कंबाइंड क्लोरीन अवेलेबल है, या टोटल रेजिडुअल क्लोरीन कितना अवेलेबल है, इन तीनों चीजों का पता लगाने के लिए ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट किया जाता है। एक बार फिर से समराइज वे में समझ लीजिएगा। जब भी हमें पानी को शुद्ध करना होता है, साफ करना होता है, तो उसके लिए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। ये प्रोसेस क्लोरीनेशन ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। अब पानी में क्लोरीन मिलाने के बाद क्लोरीन पानी में फ्रीली कितना अवेलेबल है, उसका टोटल रेजिडुअल कितना है, या फिर कंबाइंड अवेलेबिलिटी कितनी है, इस चीज को पता करना हो तो उसके लिए ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट करवाया जाता है, ओटीए करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in addition to treatment of the underlying causes, which medical intervention should the nurse anticipate will be included in the management of client with acute respiratory distress syndrome? अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी कंडीशन है, ARDS डिजीज है, तो उसके कारण का तो निवारण किया ही जाएगा। इसके साथ एज अ नर्स आप उसे कौन सी और ट्रीटमेंट ऑप्शन मिलने का अनुमान लगाते हैं? एंटीसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो सिंपली कहें तो क्लाइंट को ARDS डिजीज जिस कारण से हुई है, वो कारण सुधार किया जा रहा है। इसके साथ साथ और कौन सी चीज का उपयोग करके क्लाइंट की कंडीशन को बेहतर बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए, chest tube insertion. Option 2, aggressive diuretic therapy. Option C, administration of beta blockers. Option 4, positive and expiratory pressure.
इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम लगातार डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो ARDS आप वर्ड देख रहे हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वर्ड देख रहे हैं, इसे हम वेट लंग्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। वेट शब्द देखते ही आपके दिमाग में आ रहा है कि लंग्स भीग चुके हैं या लंग्स में पानी भर गया है, फ्लूइड भर गया है, तो आप बिल्कुल सही हैं। हमारे पेशेंट के लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाइज होती हैं, उनके अंदर यदि फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, पानी भर जाए, जिसकी वजह से क्लाइंट में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाए, पर्सन सांस नहीं ले पाए, तो ये कंडीशन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर से समझिएगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वह कंडीशन है जिसमें क्लाइंट के लंग्स के अंदर मौजूद एल्विलाइज में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता उनमें, जिससे कि क्लाइंट में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। इस कंडीशन में जो सही आंसर माना जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर अंडरलाइंग कॉज के ट्रीटमेंट के साथ साथ हम क्लाइंट में पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर अप्लाई करेंगे। बेसिकली आप इसे अगर गौर करें तो ये वेंटिलेटर का एक मोड है, इसे आप पीप के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हम क्लाइंट में पीप लेवल को मेंटेन करके चलते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? जब क्लाइंट एक्सपायरेट करता है, एयर फेफड़ों से बाहर निकालता है, लंग्स से बाहर निकालता है, तो उसके जो एल्वियोलाइज हैं वो कोलैप्स ना हो जाएँ, पिचक ना जाएँ। इस चीज़ को बचाने के लिए वेंटिलेटर द्वारा एक्सपायरेशन के समय थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एयर एल्वियोलाइज के अंदर छोड़ दिया जाता है, इसे ही हम पीप कहते हैं। पीप बेसिकली लंग्स में एल्वियोलाइज को कोलैप्स होने से बचाने के लिए यूज़ किया जाने वाला तरीका है। इसमें जब क्लाइंट पूरी तरह से एक्सपायरेशन करता है, तो उसके एल्वियोलाइज कोलैप्स ना हो जाएँ, बिल्कुल खाली ना हो जाएँ, पिचक ना जाएँ, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इनमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर को छोड़ा जाता है। यही चीज़ पीप कहलाती है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कहलाता है। इसे मेंटेन करके हम क्लाइंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ऑप्शन 1 के अंदर कहा गया है कि हम क्लाइंट में चेस्ट ट्यूब लगा देंगे, जो कि सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्लाइंट्स के लंग्स अफेक्ट हुए हैं, ना कि प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। अगर क्लाइंट के लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में जो प्लूरल स्पेस होता है, प्लूरल कैविटी होती है, वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता, तब हम चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज में ही वाटर है, फ्लूइड है, तो यहाँ पर चेस्ट ट्यूब आपको हेल्प नहीं करेगी। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। अगर आप क्लाइंट को डायूरेटिक थेरेपी या बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, तो इससे क्लाइंट के थर्ड स्पेस में बहुत तेजी से फ्लूइड शिफ्ट देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड शिफ्ट देखने को मिलेगा, और इससे क्लाइंट में सीवियर हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो ये चीज़ें यहाँ पर हेल्पफुल नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज asking a patient about date, month and year would help to assess। अगर आप किसी क्लाइंट से डेट, मंथ और ईयर के बारे में पूछते हैं, तो इसके द्वारा बेसिकली आप किस चीज़ का असेसमेंट कर रहे होते हैं? डेलीरियम, ओरिएंटेशन, प्रिजर्वेशन या फिर जजमेंट? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओरिएंटेशन। किसी भी पर्सन से यदि आप ये 3 चीज़ें पूछते हैं, पहला है टाइम, दूसरा है प्लेस और तीसरा है पर्सन, तो बेसिकली आप उससे वो ओरिएंटेड है या नहीं, इस चीज़ की जानकारी ले रहे होते हैं। आप पर्सन से पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है।
अगर वो ये चीज़ें बता पाता है तो इसका मतलब है ये पर्सन टाइम के लिए ओरिएंटेड है, यानी कि ये समय को समझ पा रहा है, इसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आप किस जगह पर हैं, किस प्लेस पर हैं? अगर वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को देखकर अपना घर या कोई और जगह शॉपिंग मॉल या कुछ और बताए, तो इसका मतलब है कि उसका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, तो यहाँ पर प्लेस का असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद हम पर्सन के बारे में पूछते हैं कि भई आपका क्या नाम है? आपकी क्या पहचान है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? अगर ये सब चीज़ें वो बता पाता है या अपने फैमिली मेंबर्स को पहचान पाता है, तो पर्सन को हम पर्सन्स के लिए ओरिएंटेड मानते हैं। तो याद रखिएगा, टाइम, प्लेस और पर्सन, इन 3 चीज़ों की जानकारी लेकर हम क्लाइंट में ओरिएंटेशन पता कर रहे होते हैं कि वो प्रेज़ेंट के लिए ओरिएंटेड है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, all of the following are neurotic disorders except, इनमें से कौन सा डिजीज न्यूरोटिक डिसऑर्डर का उदाहरण नहीं है? सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, ओसीडी, एक्सोजीनस डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड। यहां पर ऑप्शन ए सही आंसर माना जाएगा। ऑप्शन बी, सी और डी में बताए गए एंजाइटी, ओसीडी और एक्सोजीनस डिप्रेशन, ये तीनों ही न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं। क्या है ये? न्यूरोटिक डिजीज हैं या डिसऑर्डर्स हैं। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स को आप सिंपली याद रखिएगा, ये माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। दीज आर द माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि ये छोटी मानसिक बीमारियां होती हैं, जबकि सिज़ोफ्रेनिया है, ये एक बड़ी मानसिक बीमारी है। इसे हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। साइकोटिक disorders. It is a major mental disorder या डिजीज कह सकते हैं आप। तो याद रखिएगा, सिजोफ्रेनिया जो है एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, यानी कि बड़ी मानसिक बीमारी है, मेजर मेंटल डिजीज है, जबकि एंजाइटी, ओसीडी, एक्सोजीनस डिप्रेशन, ये सभी माइनर मेंटल डिजीजेस के अंदर आती हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which nursing action is most important when caring for a client after cardiac catheterization? आपने किसी क्लाइंट में कार्डियक कैथेटर इंसर्ट किया। अब इस इंसर्शन प्रोसीजर के जस्ट बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन कौन सा परफॉर्म करना चाहिए? ऑप्शन वन, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करनी है। ऑप्शन टू, ऑक्सीजन लगाना है। ऑप्शन सी, डिस्टल पार्ट की पल्स को इंसर्शन साइट से असेस करना है, मतलब जिस जगह पर आपने कैथेटर इंसर्ट किया है उस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी से डिस्टल एरिया की जो पल्स है उसे असेस करना है। ऑप्शन फोर, असेस फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट में एक बार ईसीजी करवाना है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हम क्लाइंट में कार्डियक कैथेटर लगाने के बाद जिस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी से हमने कैथेटर इंसर्ट किया है उससे उस एक्सट्रीमिटी में जो दूर की पल्स है उसे असेस किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और आपने इस पेशेंट के ग्रोइन एरिया के पास राइट लेग से कैथेटर को इंसर्ट किया है, तो इंसर्शन के बाद कैथेटर को लगाने के बाद आप इसी पैर में पीडल एरिया की जो पल्स है, सबसे नीचे वाली जो पल्स है, उसे असेस करेंगे कि यहाँ पर पल्स रेट फील हो रही है या नहीं। एक्चुअल में अगर इंसर्शन के समय किसी आर्टरी या वेन का डैमेज हुआ होगा, ब्लड सप्लाई का डैमेज हुआ होगा, तो आपको
इस जगह पर पल्स फील नहीं होगी, और अगर पल्स फील नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि लोअर लेग में ब्लड सप्लाई नहीं है, और ब्लड सप्लाई नहीं है तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो क्लाइंट में इंसर्शन के दौरान किसी प्रकार का ट्रॉमा तो नहीं हुआ है उस एरिया में। इस चीज को चेक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए इंसर्शन साइट से दूर की तरफ यानी डिस्टल एरिया में मौजूद पल्स का असेसमेंट किया जाता है, और यही यहाँ पर सही ऑप्शन भी है, सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन भी है। रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो क्लाइंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन मेन उसका जो एक्सट्रीमिटी वाला पार्ट है, इसे पूरी तरह से हम कुछ समय के लिए इमोबिलाइज कर देंगे, ताकि यहाँ पर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ रेस्ट ना लिखकर वो पर्टिकुलर पार्ट को इमोबिलाइज करना सबसे सही ऑप्शन होगा, इसलिए हम इसे सही नहीं मानते। इस प्रोसीजर के बाद जनरली ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर क्लाइंट की कंडीशन खराब है तो ही ऑक्सीजन लगाया जाएगा। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज द प्रायोरिटी, सो इट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है कि हम ईसीजी चेक करेंगे हर 15 मिनट में। जब कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है तो क्लाइंट को हमेशा कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट करके रखते हैं, यानी क्लाइंट में हम हार्ट की हर एक्टिविटी को लगातार मॉनिटर करते हैं कार्डियक मॉनिटर के थ्रू। वहीं पर हमें ईसीजी की डिटेल्स भी मिल जाती हैं, तो इन अलग से ईसीजी लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। सो दिस ऑप्शन ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mentally healthy individual can be defined as those who। किसी भी व्यक्ति को हम मानसिक रूप से स्वस्थ उस समय कह सकते हैं जिसमें इसमें से कौन सी फाइंडिंग हो। ऑप्शन ए, हैव इंसाइट इनटू देयर और ओन प्रॉब्लम्स। उस व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं हैं उन्हें उनके बारे में इसे अच्छी तरह से समझ हो। ऑप्शन बी, आर एबल टू मीट देयर ओन बेसिक नीड्स। वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में समर्थ हो। ऑप्शन सी, आर नॉट एग्जिबिटिंग पैथोलॉजिकल। उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिजीज कंडीशन पैथोलॉजी नहीं हो। ऑप्शन डी, आर फ्री फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। ऐसा व्यक्ति जो कि फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम से फ्री हो, आजाद हो। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। किसी भी व्यक्ति को हम मानसिक रूप से स्वस्थ उस समय कहेंगे जब उसमें फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं हो। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन जानना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कार्ल मैनेजर ने 1947 में मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था, एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद अ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। एक व्यक्ति अपने आसपास मौजूद वर्ल्ड में अपने मैक्सिमम इफेक्ट के साथ हैप्पीनेस से अपने जीवन को जी पाए तो ये मानसिक स्वास्थ्य है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इज अ बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मेंटली हेल्दी पर्सन अपने आसपास मौजूद एनवायरनमेंट, अपने माइंड, स्पिरिट, बॉडी आदि का बैलेंस बनाकर चल सकता है। दीज आर द फ्यू डेफिनेशंस। Next question is, a patient is admitted following a traumatic brain injury. Which of the following action do you take to help prevent increase ICP? किसी पेशेंट के सर पर चोट लगी है। अब इस पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर ना बढ़ जाए, इसके लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब होता है हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है, स्कल के अंदर हड्डियों से घिरे हुए एक ढांचे के अंदर सुरक्षित रहता है। इस क्रेनियम के अंदर ब्रेन के ऊपर आसपास मौजूद फ्लूइड द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर के रूप में जानते हैं। ब्रेन के ऊपर आसपास मौजूद लिक्विड के द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। और सर पर चोट लगने के बाद क्लाइंट में ये
इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ये बढ़ ना जाए, इसे मैनेज करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए, क्लस्टर केयर, सो शी कैन हैव लॉन्ग पीरियड्स ऑफ रेस्ट। हम उसे क्लस्टर केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे कि उसे ज़्यादा समय मिलेगा रेस्ट के लिए। ऑप्शन बी, कीप द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट 30 डिग्रीज। हम पेशेंट के बेड के हेड साइड को 30 डिग्री पर एलिवेटेड रखेंगे, उठाकर रखेंगे। ऑप्शन सी, सक्शन फ्रीक्वेंटली टू कीप हर एयरवे क्लियर। हम इस क्लाइंट में सक्शन लगातार करते रहेंगे ताकि उसका एयरवे क्लियर रहे। ऑप्शन डी, डू नॉट गिव हर एनीथिंग बाय माउथ। हम इसे कुछ भी मुंह से खाने के लिए नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम पेशेंट के बेड का जो हेड साइड है उसे 30 डिग्री पर एलिवेट कर देंगे, यानी पेशेंट को बिस्तर पर सुपाइन पोजीशन दिलाने के बाद उसके जिस तरफ बेड पर सर है उसका, उस एरिया को 30 डिग्री ऊपर उठा देंगे ताकि ग्रेविटी के कारण जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ ड्रेन होता रहेगा और उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो नहीं बढ़ेगा। जिन लोगों में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उनमें आपको लंबा समय तक सक्शन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट कैन मोर इंक्रीज आईसीपी। नॉर्मल अगर आपसे आईसीपी कितना होता है ये पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 10 टू 15 mm ऑफ एचजी, यानी 10 से 15 mm ऑफ एचजी के बीच में आईसीपी नॉर्मली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपोकैलीमिया इंक्लूड्स। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है, हाइपोकैलीमिया हो जाता है, तो आपको यहाँ कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी? स्पाइक्ड टी वेव इन ईसीजी, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, पॉजिटिव चॉस्टिक साइन, मसल वीकनेसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है वो 3.5 से 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर के बीच में होता है। अगर किसी क्लाइंट में 3.5 से कम पोटेशियम की प्रेजेंस है बॉडी में तो ये कंडीशन हाइपोकैलीमिया के रूप में जानी जाती है और इस कंडीशन के होने पर क्लाइंट के अंदर जो है मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर महसूस होने लगेंगी क्लाइंट को। इसके अलावा क्लाइंट में पैरालाइटिक इलियस जैसी कंडीशन हो सकती है, यानी इंटेस्टाइन जो है अपना काम बंद कर देंगी, यानी उनमें पैरालिसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एब्डोमिनल एरिया में डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है, पेट फूला-फूला नज़र आएगा। एसटी वेव डिप्रेस्ड देखने को मिल सकती है, एब्नॉर्मल यू वेव देखने को मिल सकती है और हाइपोकैलीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये सभी फाइंडिंग्स आपको हाइपोकैलीमिया कंडीशन होने पर देखने को मिलेगी।